गांधी जी आमरण अनशन के लिए बैठे येरवड़ा जेल में पुणे के, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी को मिलने के लिए गए और गांधी जी की हालत को देखा। देखने के बाद में गांधी जी की हालत को देखा तो गांधी जी को कहा कि गांधी जी, आज़ादी के आंदोलन में और अचितों के अधिकार के मामले में आप अपने आप को सैंडविच क्यों बना रहे हो? है? आप अपने आप को सैंडविच क्यों बना रहे हो? तो गांधी जी को लगा कि सरदार को मैं उपवास क्यों कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो महादेव भाई देसाई जो उनके पीए थे, सेक्रेटरी थे, उसको कहा महादेव भाई जरा मुझे उठा के बिठाओ, इस सरदार को समझाना पड़ेगा। तो गांधी जी को बिठाया गया और उनके पीठ के पीछे जो पीलो थी तो 2-3 पीलो खड़े करके रखे। तो गांधी जी उठकर बैठे और फिर गांधी जी ने कहा, सरदार जल्दी ही आजादी मिलने वाली है और तुम लोग इस देश के हुक्मरान होने वाले हो, और जब संसद चलेगी और शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोग संसद में रियल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, सेपरेट इलेक्टेड के तौर पर चुनकर जाएंगे, पहले से ही मुसलमान चुनकर जा रहे हैं, तो वो मुसलमान मेरी नहीं सुनते हैं। जो रियल रिप्रेजेंटेटिव मुसलमान चुनकर जाते हैं वो मेरी सुनते नहीं है। अगर रियल रिप्रेजेंटेशन में, सेपरेट इलेक्टेड में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब चुनकर जाएंगे तो जिस तरह से अंबेडकर मेरी नहीं सुनता है, उसी तरह से हर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का आदमी मेरी सुनने वाला नहीं है। तो ये जो रियल रिप्रेजेंटेटिव है उसके लिए गांधी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मुसलमान गुंडे, अछूत गुंडे, आदिवासी गुंडे, ये संसद में सरदार तुम्हारी सरकार चलने नहीं देंगे, संसद चलने नहीं देंगे, तुम्हारी सरकार चलने नहीं देंगे। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं उपवास तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम समझ नहीं रहे हो। आप बोलते होंगे या सोचते होंगे, अरे ये तो सरदार पटेल और गांधी जी का सीक्रेट डायलॉग था। तो 1932 में तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे वामन मेश्राम। राम जिस कौम की लड़ाई लड़ रहा है और उसके संबंध में कोई लिटरेचर, कोई डॉक्यूमेंट, कोई इतिहास हो और वामन मेश्राम उसको ना पढ़ रहा हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जब सरदार पटेल और गांधी जी की वार्ता हो रही थी तो उस येरवड़ा जेल के कमरे में 3 ही लोग थे, एक सरदार पटेल, एक गांधी जी और एक महादेव भाई देसाई। 2 लोग डायलॉग कर रहे थे और महादेव भाई देसाई डायरी लिख रहे थे कि सरदार ने क्या कहा, फिर गांधी जी ने क्या कहा, वो सारा लिख रहे थे डायरी में। अब सरदार नहीं है, गांधी जी भी नहीं है, महादेव भाई देसाई भी नहीं है, डायरी है, डायरी है, और जिसमें हमारे लोगों का इतिहास लिखा हो और वो भी दुश्मनों का लिखा हो, और वामन मेश्राम को जानकारी ना हो तो फिर आंदोलन कैसे चलेगा भाई? कैसे चलेगा? वो डायरी हमने ढूंढ के निकाली। परमार साहब को मालूम है, वो डायरी हमारे पास है, वो डायरी हमारे पास है, हमारी जानकारी में है। और इस तरह से उस डायरी में लिखा हुआ है, मुसलमान गुंडे, अछूत गुंडे, आदिवासी गुंडे। कौन कह रहे? गांधी जी। किसको गुंडे कह रहे हैं? रियल रिप्रेजेंटेटिव को, जो आपके सही और सच्चे प्रतिनिधि है, उसको गांधी जी गुंडे कह रहे हैं। आप लोगों को
गांधी जी के बारे में सही मालूम नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गांधी जी को तुम नहीं जानते हो, मैं गांधी जी के नजदीक बैठा हुआ, एकदम ऐसे नजदीक बैठा हुआ, उसके अंदर के दांत मैं जानता हूं। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा हुआ है, परमार साहब को मालूम, मैं गांधी जी के जो अंदर के दांत है, बाहर के नहीं, अंदर वाले, उसको बोलते हैं राक्षसों के दांत। अंदर के दांत का अर्थ होता है राक्षसों के दांत, जहरीले दांत। तुम नहीं जानते हो, मैं गांधी जी के नजदीक में बैठा हूं और मैं गांधी जी के अंदर के दांत जानता हूं। तो गुजरात के लोगों को बता रहा हूं, जय 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 भीम कहने से नहीं होता, ये जानना जरूरी है। तब हमारा दिमाग साफ होता है, तब हमारा दिमाग जो है क्लियर होता है। और जिसका दिमाग क्लियर नहीं होता है वो पूरे मन से लड़ाई लड़ नहीं सकता। इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा कहते हैं, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने। और पूना पैक्ट हुआ, गांधी जी ने जॉइंट इलेक्टेड हमारे लोगों पर थोपा। 35 सेकंड इंडिया एक्ट में वो कानून बनाया गया, जॉइंट इलेक्टेड का कानून बनाया गया। और उस कानून के तहत 37 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट में चुनाव हुआ और बहुत सारे दलाल और बड़ुए उसमें चुनकर गए। ये शब्द काशीराम जी के नहीं है, ये शब्द भी बाबा साहब अम्बेडकर के। बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल। गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या सलूक किया जाए, क्या सलूक किया, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। दूसरा किताब लिखा, गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स। तीसरा है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन समिति को, संविधान सभा को जो रिटर्न मेमोरेंडम दिया, वो दस्तावेज इस रिप्रेजेंटेशन के लिखा, इससे दलाल और भड़ुए ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के इसलिए यूज किए। 37 के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के चुनाव में ऐसा हुआ और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये गांधी जी सारे देश भर में लागू कर देंगे। इसलिए 1942 को बाबा साहब अम्बेडकर ने 18, 19, 20 जुलाई 1942 को नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का ऑल इंडिया का अधिवेशन लिया, जिसमें 25,000 महिलाएं और 50,000 पुरुष डेलीगेट थे। वहां उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, रिकॉर्ड अवेलेबल, और संगठन बनाया नेशनल लेवल का। बता रहा हूं, अम्बेडकर ने हमारी ये लड़ाई लड़ी। ये पढ़े लिखे लोगों को आपस में विवाद और लड़ाई झगड़ा करने वाले नेता लोग हैं, उनकी सहमति लेनी होगी और उनकी सहमति लेने के बाद हम लोग ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे। तो कांग्रेस के लोगों को, बाबा साहब जवाहरलाल को, परमार साहब अम्बेडकर के साथ समझौता। अरे मैं अपने जीवन में एक बार समझौता करने के झंझट में पड़ा था, मरते मरते बच गया। तुम अम्बेडकर को जानते नहीं हो जवाहरलाल, तुम अम्बेडकर को जानते नहीं हो। अरे वो मेरे दिमाग में थोड़े बहुत बाल थे, वो भी झड़ रहे थे। तो सरदार जवाहरलाल का फिर क्या करे, फिर क्या करे? तो गांधी जी ने कहा ऐसा करो कि अंबेडकर को समझौता के बजाय संविधान लिखने की जिम्मेदारी दे दो। ये तो ज्यादा संकट पैदा होगा। जवाहरलाल ने कहा फिर तो ज्यादा संकट पैदा होगा। गांधी कहा नहीं, कैसे? संविधान सभा में अंबेडकर अकेले है और 99.99 संविधान सभा में हम कांग्रेसी लोग हैं। अंबेडकर जो भी ड्राफ्ट करेगा वो ड्राफ्ट हम पास करना है या नहीं करना है, वो हमारे ऊपर निर्भर है।
तो जो हमारे विरोध में होगा वो बात हम अंबेडकर की नहीं मानेंगे। अंबेडकर अकेला क्या कर लेगा? एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुमत की बात तो अंबेडकर को भी मानना पड़ेगा। जब बाबा साहब अंबेडकर ने सारा संविधान लिखकर संविधान सभा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुपुर्द करने का समय आया तो उस समय भाषण दिया, रिकॉर्ड अवेलेबल। उस भाषण में बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मैं संविधान की हर बात से सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं लगता किसी को पता है, और किसी को समझ में भी आता है जो मैं आपको समझा रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने जिन्होंने संविधान लिखा, ऐसा आप लोग कहते हैं, वो संविधान सभा को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान की कॉपी सुपुर्द करते वक्त जो उन्होंने भाषण दिया, वो सारा रिकॉर्ड में रिटन स्पीच है अंग्रेजी में। इसमें वो कहते हैं कि मैं संविधान की हर बात से सहमत नहीं हूं, मगर जो कुछ भी है वो बहुमत का पास किया हुआ है, इसलिए मुझे मंजूर। समझ लो, शब्दों पर जोर दो। बहुमत का पास किया हुआ है, तो बहुमत का बाबा साहब अंबेडकर कैसा विरोध करे? बहुमत का विरोध करना डेमोक्रेसी का विरोध करना है, तो वो कैसा करे? तो कहा, इसलिए कहा कि बहुमत का है, इसलिए मैं स्वीकार करता हूं। कौन सी बात बाबा साहब अंबेडकर को मंजूर नहीं थी? 330 में शेड्यूल कास्ट, 332 में शेड्यूल ट्राइब, इन लोगों के लिए जो जॉइंट इलेक्टेड था, ये जॉइंट इलेक्टेड सेपरेट इलेक्टेड में बदला जाए, ये बाबा साहब अंबेडकर ने ड्राफ्ट किया। गांधी जी और उनके कांग्रेस ने बात को स्वीकार नहीं किया। एज इट इज 330 और 332 में दलालों और भड़वों को चुनने की व्यवस्था है, जिसे बाबा साहब अंबेडकर मानने के लिए राजी नहीं थे। पढ़ लो, आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को बात समझ में आएगी नहीं जब तक मैं नहीं बताऊं। इस वजह से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर इसलिए कहते हैं कि मैंने जो आंदोलन चलाया वो यहां तक लाया, जिसके बदौलत आप लोगों को हक और अधिकार मिले, उसको बचा कर रखो। कांग्रेस के राजमहल में जाने का झंझट मत करना, अपने झोपड़ी को आग लगाकर, ये शब्द है बाबा साहब। अरे अपनी झोपड़ी को जलाकर कांग्रेस के महल में जाने की झंझट मत लूमूल लेना, नहीं तो जब कांग्रेस के महल में जाओगे अपने झोपड़ी को आग लगाकर, और जब बेइज्जत हो जाओगे तो वापस आना पड़ेगा, तो झोपड़ी तो रहेगी नहीं, झोपड़ी तो रख लेना। ये बात आपको समझा रहा। तो इसलिए संगठित शक्ति आंदोलन की बात बाबा साहब अंबेडकर कर रहे हैं। आंदोलन होना चाहिए। इस आंदोलन को कितने मुश्किलों से मैंने यहां तक लाया हूं। पीछे मत जाने देना अगर आगे नहीं जा सकते हो। बाबा साहब, मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की रही होगी, तब से कर रहा हूं। आज मेरी उम्र 65 साल की है। आप 15-16 साल से बड़े हैं मेरे से। मैं कम हूँ, छोटा हूँ। 65 साल, 18 से 65 तो लगभग 47 साल 47 साल से लगा हुआ हूं। और आज 47 साल के लगातार संघर्ष करने के आधार पर कोई भारत में मेरे अलावा कोई जिंदा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो 500 जिलों में जाकर फिजिकल मीटिंग किया हो। $500 जिलों में जाकर मीटिंग किया हो फिजिकल। मेरे अलावा कोई आदमी जिंदा नहीं होगा। आज 31 राज्यों में और 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में
और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन का विशाल फैलाव हो गया है। समझ रहे हो? ये छोटा मोटा संगठन नहीं है, ये कितना बड़ा संगठन है। 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया और नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करना पड़ा। नहीं तो नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है, आप लोग जानते हो कितना अकड़ता है नरेंद्र मोदी, कितना अकड़ू आदमी है। वैसे देहात में लोग कहते हैं मरा हुआ आदमी ज्यादा अकड़ता है। देहाती आदमी हूं, देहाती तजर्बा बता रहा हूं। देहात में क्या बोलते हैं, ये मरा हुआ आदमी ज्यादा अकड़ता है, थोड़ा घी लगाओ, घी लगाओ। घी लगाते हैं मरे हुए आदमी को, खाने को नहीं मिलता हमारे लोगों को, ना मरे हुए आदमी को साले को मिला होगा, मगर उसको लगाते। नरम रहना चाहिए, नहीं तो 4 आदमी जब उठाकर ले जाएंगे तो ऐसा खड़ा ही नहीं होना चाहिए था, नहीं तो ऐसा खड़ा हो जाएगा। तो आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद में 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर लागू करवाया, संविधान संशोधन करवाया, और संविधान संशोधन संसद में हुआ। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं। जैसे नरेंद्र मोदी फेंकता है वैसे फेंक नहीं रहा हूं, नहीं तो आप अरे मोदी भी फेंकता है, वामन मेचराम भी फेंक रहा है, फेंक नहीं रहा हूं। ये पार्लियामेंट का रिकॉर्ड बता रहा हूं आप लोगों को। भारत बंद किया, भारत बंद कोई गली मोहल्ला बंद नहीं है। 29 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में भारत बंद। आज तक नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून रूल नहीं बना पाया। कानून लागू करने की तो छोड़ो, कोई भी कानून लागू करने के पहले रूल फ्रेम करने पड़ते हैं। अभी तक सीए का कानून लागू करने के लिए जो रूल फ्रेम करने पड़े, रूल फ्रेम नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी को चेतावनी दिया, लागू करोगे दूसरा भारत बंद। मेरे को भारत बंद करने के लिए अब कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैं भारत बंद करने के लिए जानते हो कितना मेहनत लेता हूं? आधे घंटे का वीडियो बनाता हूं भारत बंद, और वीडियो वायरल कर देता हूं और सोने को चला जाता हूं। मैं सोता रहता हूं, सारा देश जाग जाता है, क्योंकि 47 साल तक मैंने रात दिन मेहनत करके इतना विशाल संगठन खड़ा किया। वो संगठन जागकर सड़कों पर भारत बंद कर देता है। वो विशाल संगठन शक्ति ऐसा करती है। बाबा साहब आंबेडकर जो चाहते थे कि ये आंदोलन पीछे नहीं जाना चाहिए, जहां है वहां भी नहीं रहना चाहिए। अगर तुमसे नहीं बनता है तो वहां रखो, नहीं बनता है तो वहां रखो, पीछे मत जाने देना। मगर बाबा साहब आंबेडकर की इच्छा के अनुसार हमने इसे आगे बढ़ा दिया। अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात के चिंता में पड़े हुए हैं कि आरएसएस बीजेपी के लोग संविधान बदलने वाले हैं। मैं जब तक हूं कुछ नहीं हो पाए। मैं जब तक हूं ना, हाँ, मैं जब तक हूं संविधान बदलने का। अरे ये आरएसएस बीजेपी के गांडू लोगों का खेल नहीं है संविधान बदलना, इनके बस की बात नहीं है। ये बकवास करते रहते हैं, मुंह का भाप निकालते रहते हैं। मैं हूं, वो ऐसी चर्चा करते रहने से एक काम हमारा करते हैं कि जो बात मैं अपने लोगों को कहता हूं, मेरी बात सुनते नहीं हमारे लोग। जब आरएसएस के लोग संविधान बदलने की बात करते हैं तो लोग मेरे पास आते हैं, विश्राम जी वो संविधान बदलने वाले। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए?
कि नहीं इसका विरोध करना चाहिए। मैंने कहा अकेले विरोध करना चाहिए? नहीं, संगठित रूप से करना चाहिए। तो तुम क्या कर रहे हो? मैं तो 47 साल से संगठन कर रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो? कि नहीं अभी मैं भी आपका साथ देता हूं। हाँ इधर आ जा, तू अलग 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 है, इससे नहीं होगा, इधर आ जा। मैं इन लोगों का बंदोबस्त करता हूं, ये दूसरे लोगों के बस की बात नहीं है। ये मैं इन लोगों का बंदोबस्त कर सकता हूं। भारत भर में किसी के पास कोई संगठन नहीं है, गली मोहल्लों का संगठन इसको रोक लगाने में कामयाब नहीं होगा। राष्ट्रीय स्तर का संगठन चाहिए, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन चाहिए। अरे 4 बार भारत बंद कर चुका हूं। सरकार बीजेपी की, सरकार आरएसएस की, प्रधानमंत्री आरएसएस का, बहुमत 303 का बीजेपी का, आरएसएस का, कई राज्यों के विरोधी पार्टी के नेता बीजेपी आरएसएस के, 17 राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी आरएसएस के है, और भारत बंद वामन में ये सब उनका है, मगर भारत बंद मेरा है। देख लेना तो उनको बड़ा दुख होता है, साला प्रधानमंत्री हमारा, सरकार हमारी, विरोधी पार्टी कई राज्यों के नेता हमारे, कई हजारों हमारे एमएलए हमारे, मंत्री हमारे, कैबिनेट मिनिस्टर हमारे, इतने सारे हमारे, मगर फिर भी भारत बंद वामन मेश्राम का बड़ा दुख होता है। वो संविधान बदलने की बात करके आपको दुखी करते हैं, मैं भारत बंद करके उनको दुखी करता हूं। तो ये इतने साल लगाकर इतनी बड़ी संगठित शक्ति का निर्माण किया है, तो संगठित शक्ति से बड़ा बदलाव होगा। और कोई संविधान को बदलने की बात नहीं कर सकता, और बात करेगा तो हमारा नुकसान नहीं करेगा। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को मुझे फिर ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। क्या समझाना नहीं पड़ेगा? वो खुद ही बोलेगा, मेश्राम जी वो संविधान बदलने वाले, तो फिर इधर आ जा भाई, उधर क्यों है, इधर आ जा। वो जितना संविधान बदलने की बात करेंगे उतना हमारा संगठन बढ़ेगा। तो मेरा काम कर रहा है आरएसएस का आदमी, मेरा काम कर रहा है बीजेपी का आदमी, मेरा काम कर रहा है विश्व हिंदू परिषद का आदमी। मैं समझाता हूं, मेरे लोगों के समझ में नहीं आता, मगर जब वो पिछवाड़े पे लात मारते हैं तो मेरे पास आते हैं। हाँ मेश्राम जी आप ही इनके लिए जवाब है। तो मैं तो पहले से कह रहा हूं भाई, ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है, ये मेरे ही बस की बात है। इन लोगों को पिछवाड़े पे कैसे ठीक करना है मैं जानता हूं। इसलिए अब हमारे पास, जैसा बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं ना कि मैं बहुत मुश्किलों से इस आंदोलन को यहां तक लाया हूं, और तुमसे बनता है तो इसे आगे ले जाओ, नहीं बनता है तो जहां है वहां रोक के रखो। अब ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत विशाल आंदोलन खड़ा हो गया है, भारत बंद करने तक हम लोग फैल गए हैं। इसलिए अब आपको संविधान बदलने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात कह के समाप्त कर दो। आप लोग सोचेंगे कि वामन मेश्राम ने तो वादा कर लिया कि अभी संविधान वो बदलने नहीं देगा, तो अब हमें कुछ करने की क्या जरूरत है? तो हमारे लोगों की सारे सोचने का बड़ा तरीका है, हमारे लोगों के सोचने का, क्योंकि हमारे लोगों को मैं नहीं जानता हूं तो फिर कौन जानेगा। पिछले 47 साल से हम इन्हीं लोगों के बीच में रहते ही काम करता हूं, तो हमारे लोगों को सोचने का तरीका क्या? अब तो वामन मेश्राम ने गारंटी दे दिया, तो हो नहीं सकता, उन लोगों को बदल नहीं सकता, अब कुछ करने की जरूरत क्या है? करने से होगा, ये बात करने से होगा, रोकने से होगा। आप अपने आप को तैयार तो करो ही करो, समाज के और लोगों को जो किनारे पर
खड़े होकर देखने का, तमाशा देखने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को जगाओ, उनको तैयार करो और इस आंदोलन के पीछे शक्ति बनकर खड़ा होने के लिए तैयार करो। जब आप ऐसा करोगे तो इन लोगों के ईंट से ईंट बजाऊंगा। एक ईंट का जवाब बीजेपी आरएसएस का, एक ईंट का जवाब कहावत है, 2 पत्थर से देंगे है? ये कहावत है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये हमने चेंज कर दिया, एक ईंट का जवाब 2 पत्थर से देंगे। 1 tit for 2 tat, not single tat। 1 tit for tat नहीं, बमाना बदल गया। 1 tit for 2 tat। एक ईंट का जवाब 2 पत्थर से देंगे। आप लोग इसी तरह से शक्ति बनकर अगर खड़े रहते हो तो इनका बंदोबस्त करेंगे, और इनका बंदोबस्त करने के लिए आप लोग साथ सहयोग करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।